गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ फ्रॉम जबलपुर, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। हम बांझपन का, महिला निसंतानता का, पुरुष बांझपन का, मेल इनफर्टिलिटी का, इनका डिटेल जांच और उनका इलाज करते हैं। और साथ में हम आईवीएफ, इक्सी, ब्लास्टोसिस ट्रांसफर वगैरह हम रेगुलर करते हैं। हमारा इन हाउस एम्ब्रियोलॉजी है, बहुत अच्छी लैब है हमारे पास। गर्भस्थ शिशु के जेनेटिक रोगों को रोकने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। उनकी जांच करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग लैब भी है। हम भ्रूण की भी जांच कर सकते हैं, बीमारियों को भी देख सकते हैं। कोशिश करते हैं कि एक स्वस्थ बच्चा घर में जन्म ले। ये हमारा यूट्यूब कमेंट सेक्शन से लिए गए क्वेश्चंस का साप्ताहिक प्रोग्राम होता है, जिसमें हम कोशिश करते हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर आपको यहाँ से जवाब देने का, ताकि आपके पास में उसका उत्तर अपने घर पे पहुंच सके। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज गो अहेड विद द कमेंट सेक्शन क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लो एमएच में क्या ओवेरियन पीआरपी से कुछ फायदा होता है? ये हम करते हैं काफ़ी, और काफ़ी सेंटर्स में ये होता है। पर मैं आपको एक चीज़ ये बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ कि ये कोई मैजिक नहीं है और कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिसमें आप एकदम बहुत सोचे कि बहुत कुछ इससे काम हो सकता है। पर जब भी पीरियड चल रहा हो और आपका एएमएच लो हो और आप अपने अंडे से यदि अपनी संतान, अपनी बायोलॉजिकल चाइल्ड चाहते हैं, तो आदमी डेस्परेट अटेम्प्ट करता है। डेस्परेट अटेम्प्ट में ओवेरियन रिजुविनेशन एक तरीका है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपके 1 या 2 अंडे यदि हमको मिल जाएं, हम 1 या 2 साइकिल लेके यदि हम एम्ब्रियो पूल कर लें, तो आपके खुद के बायोलॉजिकल बच्चे होने का चांस बढ़ सकता है। पर ये एक एड ऑन तरीका है। ये बहुत ज़्यादा अभी भी दुनिया में एविडेंस बेस्ड नहीं है कि इससे सब कुछ काम अच्छा ही हो जाता है। प्रेगनेंसी पहले यूरिन में आती है, ब्लड से यूरिन में नहीं आती, ब्लड में क्यों आती है? ये क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर मैं कई बार ये भी बोलता हूं कि आप एक ब्लड टेस्ट कराइए। मैं यूरिन टेस्ट में उतना भरोसा नहीं करता हूं। जब हमें ये संदेह होता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस में है कि ट्यूब में है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखना है या फिर कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसमें हम यूरिन टेस्ट से भरोसा नहीं करते। यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट में 2 अंतर हैं। पहली चीज तो ये है कि ये बीटा एचसीजी आता कहाँ से है। बीटा एचसीजी जो बच्चा बनता है, जो ये भ्रूण बना, जो ब्लास्टोसिस्ट बना, इस ब्लास्टोसिस्ट से ये बेबी बना और इससे प्लेसेंटा बना। तो ये जो प्लेसेंटा बना, इसके साथ कॉर्ड और ये बच्चा है। तो ये जो प्लेसेंटा है, जो बच्चे का ही पार्ट है, इसमें एक सेल होता है जिसको सेंसिटियोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। उससे ये प्रोडक्ट बनता है, उसको बोलते हैं एचसीजी। इसके 2 पार्ट होते हैं, अल्फा और बीटा। बीटा पार्ट इसका स्पेसिफिक होता है, इसलिए हम बीटा को यूज करते हैं। अब चूंकि ये प्लेसेंटा मदर के बच्चेदानी के भीतर है, तो ये मदर के ब्लड में आएगा। तो जब ब्लड में आएगा तो बढ़ेगा। अब जब ब्लड में आएगा, तब ब्लड से जब भर जाएगा, तब ये किडनी में जाएगा। किडनी में जाएगा तो किडनी से यूरिन बनती है, फिर यूरिन में आएगा, ब्लैडर में आएगा, फिर यूरिन से निकलेगा। तो जब ये ब्लड में एक लेवल तक पहुंचता है, तब ये जाके यूरिन में रिसता है। तो सबसे पहले कहाँ आएगा? ब्लड में। इसमें एक ब्यूटी और भी है कि जब हम ब्लड टेस्ट से बीटा एचसीजी करते हैं तो कितना है वो पता चलता है। जैसे मैं बोलता हूँ लेस देन 100 यदि आईवीएफ में प्रेगनेंसी हो रही है तो बहुत तगड़ा नहीं है, बहुत सॉलिड नहीं है, बहुत मजबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि बीटा एचसीजी इसकी एक्टिविटी को दर्शाता है, कितना पावर है, कितने सेल हैं, कितना चल रहा है। तो आप इससे क्वांटिटी पता कर सकते हो। यूरिन टेस्ट में है कि नहीं, मतलब केवल ये पता कर सकते हैं कि बीटा एचसीजी यूरिन में निकला कि नहीं, कितना निकला नहीं बता सकते। तो ये क्वालिटेटिव टेस्ट है। तो इससे यस नो होता है, इससे यस नो तो होता भी है, प्लस इसमें कितना पावर है वो भी पता चलता है। आईवीएफ की कॉस्ट हर पेशेंट के लिए अलग अलग क्यों होती है? आईवीएफ की कॉस्ट हर पेशेंट के लिए इसलिए अलग अलग होती है, जैसे आईवीएफ क्यों कराना पड़ रहा है, आईवीएफ में क्या एंडोमेट्रियम खराब है, आईवीएफ में क्या ओवरी खराब है, आईवीएफ में क्या अंडे कम बन रहे हैं तो इंजेक्शन कौन से लगेंगे, आईवीएफ में क्या मेल की, पुरुष का स्पर्म का प्रॉब्लम है, क्या उसको एजोस्पर्मिया है, क्या उसमें हमको माइक्रोफ्लूइडिक्स लगाना पड़ेगा या मैक्स करना पड़ेगा, क्या हमको एरा करना पड़ेगा।
तो आप कुल मिला के देखेंगे तो हर चीज़ एक कस्टमाइज चीज़ होती है, पर बेसिक जो चीज़ होती है वो एक डे 2 से डे 5। फिर कई बार ऐसा होता है कि हम यदि मान लीजिए एग्स, जब भी बहुत होता है ये कि हमने एग्स यदि ज़्यादा बन गए तो उसमें ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, जो कि एक बहुत परेशानी करने वाला हमारे द्वारा क्रिएटेड एक बीमारी होती है, उसको आइट्रोजेनिक बोलते हैं अंग्रेजी में। तो उससे बचने के लिए हम फ्रेश ट्रांसफ़र नहीं करते, तब हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम अचानक पेशेंट को 9वें 10वें दिन ये बोलते हैं आपको तो फ्रीज़ॉल में जाना पड़ेगा। तो जब फ्रीज़ॉल में जाना पड़ेगा मतलब आपको फ्रेश ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो आपके एम्ब्रियो फ्रीज़ होंगे। जो ही एम्ब्रियो फ्रीज़ होंगे तो उसका एक एक्स्ट्रा खर्च आएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा खर्च भी हो सकता है, पर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम एक्स्ट्रा खर्च को भी बोल के रखें कि आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि हो सकता है कि यह हम बोलें, क्योंकि हर पेशेंट का बिहेवियर दवाई के साथ में अलग अलग होता है। उस हिसाब से हम दवाई निर्धारित करते हैं, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल निर्धारित करते हैं, उस हिसाब से हम बेस्ट ट्रीटमेंट देने का निर्धारण करते हैं, जिससे कि हर पेशेंट का खर्च कई बार अलग अलग आता है। क्या एम्ब्रियो को फ्रीज करने से उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है? यदि आपका एम्ब्रियोलॉजिस्ट अच्छा है, यदि आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट का लैब का प्रोटोकॉल अच्छा है, यदि वहाँ ब्लास्टोसिस्ट अच्छे बनते हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैडम बैनर्जी और ईशानी जो एम्ब्रियोलॉजी करती हैं, इवन जिनको हम फ्रेश ट्रांसफ़र में सोच रहे थे कि खराब है फ्रेश, उसमें उनको जब हम फ्रीज करके जनरेट करते हैं, जनरेट तो नहीं, फिर से थॉ करते हैं, फिर से पुनर्जीवन कर देते हैं, तो वो और अच्छे बनते हैं। तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग एक बहुत अच्छी कला है जिसमें कि एम्ब्रियो खराब नहीं होता, 99.9% रिवाइवल होता है। जैसा हमने रखा था वैसा तो मिलेगा ही, कई बार उससे अच्छी एक्टिविटी वाले भी मिलते हैं। क्या 42 साल की एज में आईवीएफ करवाने से बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? जरूरी नहीं कि आएगी जेनेटिक प्रॉब्लम, मतलब 42 साल में ज़्यादा चांस होता है डाउन सिंड्रोम का, तो डाउन सिंड्रोम का खतरा डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ेगा। पर यदि मैं उसको बोलूं कि 42 साल की उम्र में 1 आउट ऑफ 50 या 60, मेरे ख्याल से 60-70 होगा, तो 70 में से एक, मतलब 69 बच्चे तो अच्छे होते हैं। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि चांस ज़्यादा है, पर 100% खराब हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो हम इसकी जांच जरूर कर लेते हैं कि बच्चा अच्छा है कि नहीं। इन सभी बातों को, यदि आप कंटेंट को, यदि हमारे एक्सप्लेनेशन को अच्छा लगता है, तो फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।